दार्शनिक बारूक स्पिनोजा कहते थे कि जब दलीलें खत्म हो जाएं तो इंसान गालियों पर उतर आता है। अमेरिका वाले साहिब आलम ने ऐसा ही एक फरमान जारी किया है। ऐलान है कि मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे मनाया जाएगा। उनकी पोस्ट आपकी स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रही है। कुछ शब्द इसमें इतने बेअदब हैं कि हम उन्हें पढ़ नहीं सकते, इसलिए हमने एक बाअदब अनुवाद उसका किया है। उन्होंने लिखा है कि तुम संस्कारी लोगों, उस खूबसूरत स्ट्रेट को खोलो वरना जहन्नुम में रहोगे। बस देखते जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। गालियां बकना तो हारे हुए और बिगड़े बच्चों का काम है। बुजुर्ग हो गए हो, अपने आप पर काबू रखो। बेहतर है मुंह बंद ही रखिए ताकि लोग आपको सिर्फ बेवकूफ़ समझें। मुंह खोल करके उनके शक को यकीन में मत बदलिए। अमेरिका के 25वें संशोधन को याद करना चाहिए, जिसमें दिमागी रूप से कमजोर राष्ट्रपति को हटाने का नियम है। एक वैधानिक चेतावनी है, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ट्रंप के बयानों से दूर रखा जाए। नहीं भाई साहब, ये सब हम नहीं कह रहे हैं, ये बयानात दुनिया के अलग अलग देशों में मौजूद ईरानी दूतावासों के हैं। लेकिन सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप इतने भन्नाए क्यों हैं कि गालियां देने लगे? कौन सी बात उन्हें इतना परेशान कर रही है? वो ईरान के बिजली घरों और पुलों को मलबे में तब्दील करने की कस्में क्यों खा रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला वॉर क्राइम, युद्ध अपराध माना जाता है, लेकिन ट्रंप इसे एक त्योहार का नाम दे रहे हैं। अगर वाकई इन सिविलियन ठिकानों पर हमले हुए तो दुनिया के लिए कितने बड़े खतरे पैदा होंगे। आज इन्हीं सब पर हम लोग बात करेंगे। मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Rajnigandha Saluja Gold and Candid. सारी लड़ाई एक बार फिर हॉर्मुज स्ट्रेट पर आ टिकी है। ट्रंप की डेडलाइन है मंगलवार रात 8 बजे की। भारत के समय के हिसाब से ये वक्त बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे का है। तो क्या ईरान ट्रंप की इन धमकियों के आगे झुकेगा? उसके बयान देखें तो ऐसा लगता तो नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने फ्रांस के विदेश मंत्री जयान नोएल बारो से फोन पर कहा है कि अगर अमेरिका ने आम जनता के बुनियादी ढांचों पर हमला किया तो ईरान की सेना इसका मुकम्मल और निर्णायक जवाब देगी। अरागची ने ट्रंप की धमकियों को युद्ध अपराध बताया और कहा कि वो जनसंहार को आम सी बात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने बताया कि अमेरिका ने पाकिस्तान और कुछ अन्य मित्र देशों के जरिए 15 पॉइंट का जो प्लान भेजा था वो ईरान को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। बघाई ने इसे बेहद महत्वाकांक्षी और बेतुका बताया। उनका कहना है कि धमकियों और अल्टीमेटम के साए में कोई समझौता नहीं हो सकता। ईरान ने खुद का एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, इसमें उसने अपनी रेडलाइंस तय की हैं और वो सही वक्त आने पर ही अपने पत्ते खोलेगा। सवाल यह है कि अंदर खाने क्या पक रहा है। न्यूज़ वेबसाइट है एक्सियस और न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स, उनके सूत्रों के हवाले से कुछ डिटेल्स छपे हैं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक तबाही रोकने की एक आखिरी कोशिश चल रही है और इसमें पाकिस्तान एक भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ तुर्की और मिस्र भी मध्यस्थ का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पूरी रात अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के साथ सीधे सीधे संपर्क में रहे। वहीं ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अरागची के बीच लगातार टेक्स्ट मैसेज के जरिए बातचीत चल रही है। क्या है ये नया पीस प्लान? समझौता 2 चरणों का हो सकता है। पहला चरण 45 दिन का सीज फायर, तुरंत प्रभाव से युद्ध विराम। सीज फायर लागू होगा जो 45 दिनों तक चल सकता है। इस शुरुआती समझौते को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइनलाइज किया जाएगा। और दूसरा फेज स्थायी समझौता। इस युद्ध विराम के दौरान अगले 15 से 20 दिनों में एक स्थायी परमानेंट समझौते पर मुहर लगेगी। इसे इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया जा सकता है। इसके तहत ईरान को परमाणु हथियार न बनाने का कमिटमेंट देना होगा। बदले में अमेरिका उस पर लगे हुए प्रतिबंध, सैंक्शंस, पाबंदियां जो भी लगी हुई हैं वो हटाएगा और उसके फ्रीज किए गए पैसे भी लौटाएगा। तो पेच कहां फंसा है? एक सीनियर ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स से कहा कि महज एक अस्थायी सीज फायर के लिए ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलेगा। ईरान का नेतृत्व पाकिस्तान की ओर से आए इस प्रपोजल की समीक्षा अभी कर रहा है, इसको रिव्यू कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता और हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार ही
ईरान के सबसे बड़े बार्गेनिंग चिप्स हैं। ईरान महज 45 दिन के सीज फायर के लिए अपने ये दोनों ब्रह्मास्त्र छोड़ने को तैयार नहीं है। ईरानी अधिकारियों ने मध्यस्थों से कहा है कि वो गजा या लेबनान जैसी स्थिति में नहीं फंसना चाहते, जहां कागज पर तो सीज फायर हो जाए और बाद में अमेरिका या इजराइल जब चाहें हमला कर दें। उन्हें पक्की गारंटी चाहिए कि युद्ध दोबारा शुरू नहीं होगा। नेगोशिएटर्स अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले चरण में ईरान आंशिक रूप से हॉर्मुज खोल दे और अमेरिका उसे हमले न करने की गारंटी भी दे दे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका और इजराइल का मिलिट्री प्लान रेडी टू गो है, बस डेडलाइन का इंतजार है। तो क्या ट्रंप की इस धमकी को सीरियसली लेना चाहिए? जमीन पर इस वक्त दोनों ही देश ओवर कॉन्फिडेंट हैं। हाल ही में ईरान ने अमेरिका के एक फाइटर जेट को मार गिराया। जवाब में अमेरिकी सेना ने एक खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके अपने पायलट को बचा लिया। अब दोनों इसे अपनी अपनी जीत बता रहे हैं और कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, जैसा कि युद्ध के समय अक्सर होता है। लेकिन इससे इतर एक पॉइंट ये भी है कि ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, तो वो बड़ी बड़ी धमकियां देकर ऐन मौके पर अक्सर अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर उनके बयान देख लीजिए। कभी वो कहते हैं कि अमेरिकी नौसेना तेल टैंकर्स की हिफाजत करेगी, कभी कहते हैं कि देश अपना रास्ता खुद साफ करें। इन्हीं ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका को हॉर्मुज स्ट्रेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ना हमने वहाँ से तेल लिया ना आगे लेंगे। और अब कह रहे हैं कि उस स्ट्रेट को तुरंत खोलो वरना जहन्नुम में जाओगे। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। पिछले दिनों खबरें थीं कि अमेरिका हॉर्मुज का रास्ता बिना खुलवाए ही जंग रोक सकता है, लेकिन अब ठीक उसका उल्टा हो रहा है। सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप को मजबूरन हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के सीरियस होना पड़ रहा है? तेल की कीमत एक वजह इसकी हो सकती है। 1 मार्च को ट्रंप की स्पीच के तुरंत बाद ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम 11% उछल करके $111 बैरल के पार पहुंच गए प्रति बैरल के। ट्रंप को शायद तब यह गणित समझ में आ गया कि अमेरिका भले ही हॉर्मुज से तेल ना खरीदे, लेकिन ग्लोबल सप्लाई रुकेगी तो अमेरिका में भी महंगाई का बढ़ना तय है। इसलिए अब देखना होगा कि क्या ट्रंप इस बार भी एन मौके पर पलटी मारेंगे या महंगाई और चुनाव के डर से मजबूरी में उन्हें हॉर्मुज को लेकर के कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। इस पर जानकारों की क्या राय है, सुनते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप हो गए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट। वो समझ रहे थे कि वो 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर वो ईरान को तबाह कर देंगे और ईरान विल कम्प्लीटली सरेंडर, ये उनके अल्फाज थे, सरेंडर कर देगा और जो यूरेनियम उसने एनरिच किया हुआ है वो अमेरिका के हवाले कर देगा, अपने बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज वगैरह बंद कर देगा और फिर रिजीम चेंज हो जाएगी। वहाँ पे ये रज़ा पहलवी को बादशाह बना देंगे जो इजराइल की गाने लगेंगे। तो ये उनका टोटल स्ट्रैटेजी थी। और फिर वो हैरत हो गए, उनको सरप्राइज ये हो गया कि वो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा कर लिया और उसके बाद से जो इकोनॉमिक हालात ख़राब हुए हैं सारी दुनिया के, जिसके वजह से सारी दुनिया के मुल्क, खासतौर से यूरोपियन मुल्क, तो खुलेआम अमेरिका को ब्लेम कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को। और यहाँ पे भी काफ़ी महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमत $4 से ज़्यादा हो गई है। तो ये सारे जो मसाइल पेश आ रहे हैं उन पर बहुत दबाव पड़ा हुआ है और वो समझ रहे थे कि हम वी विल बॉम्ब टू विक्ट्री, ये उनका नतीजा था। और यही मुझे लगता है कि इसराइल उनको कहे जा रहा था। इसराइल और अमेरिका के मकासद इस जंग में अलग है। इसराइल चाहता है कि वो जितना ईरान पे नुकसान कर सके वो कर सके, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो वाज लुकिंग फॉर ए क्विक विक्ट्री, जैसा उनको दूसरे जगहों पे मिली, वेनेजुएला में खास तौर पर। तो अब वो ही इज लुकिंग फॉर एन एग्जिट रैम्प। तो वो चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ डील बन जाए और मैं इस जंग से फारिग हो जाऊं और तेल की कीमत गिर जाए। दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, क्योंकि तेल की कीमत बढ़ रही है और स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं। उनके खुद सपोर्टर्स आर आल्सो बिगिनिंग टू सफर। तो उस कोशिश में वो धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं एंड ही इज नॉट रियलाइजिंग कि मतलब वो फंस गए हैं। अगर वो कंसेशंस करते हैं, यानी मिसाल के तौर पे अगर वो कहते हैं कि ठीक है मैं सैंक्शंस उठा देता हूँ ईरान, तो इन्होंने जो बार बार क्रिटिसाइज करते हैं कि ओबामा ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दिया था ईरान को, जो जिसके वजह से ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास को पैसे बहुत दिए, वो शिकायत फिर इनके खिलाफ हो जाएगी। तो ही डज नॉट वांट टू लिफ्ट सैंक्शंस ताकि ईरान पैसे ना बनाए। और फिर वो चाहता है कि ईरान हॉर्मुज को भी छोड़ दे, लेकिन क्यों छोड़ेगा वो? दैट इज द होल थिंग कि इनको तो ये कश्मकश में वो फंस गए हैं, इसलिए उनका फ्रस्ट्रेशन, उनकी गंदी गंदी अल्फाज, गाली गलौज से नजर आ रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करते हैं। अगर मंगलवार की डेडलाइन के पहले कोई डील ब्रेक नहीं होती
और ट्रंप वाकई ईरान के पावर प्लांट्स पर, बिजली घरों पर और पुलों पर हमले का आदेश देते हैं तो जानकारों के मुताबिक ये एक वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध होगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से बिजली घर और पुल आमतौर पर आम नागरिकों की संपत्ति माने जाते हैं। इन पर तब तक हमला नहीं किया जा सकता जब तक ये किसी सैन्य अभियान में, किसी मिलिट्री अभियान में सीधा योगदान ना दे रहे हो। मान लीजिए कोई पुल या बिजली घर ऐसा है जिसका इस्तेमाल आम जनता भी कर रही है और सेना भी इसे ड्यूअल यूज कहते हैं, सेना भी इसका इस्तेमाल कर रही है, तब हमला करना शायद जायज हो, पर उससे मिलने वाला सैन्य फायदा आम नागरिकों को होने वाले नुकसान से बहुत ज्यादा होना चाहिए। इससे इतर युद्ध अपराध की धमकी देना भी अपने आप में एक युद्ध अपराध माना जा सकता है। कोई भी ऐसा कदम या धमकी जिसका मकसद आम नागरिकों के बीच दहशत फैलाना हो, उस पर सख्त पाबंदी है अंतर्राष्ट्रीय कानून में। ईरान में समस्या और भी ज़्यादा गंभीर है क्योंकि अगर उसके पावर प्लांट्स तबाह होते हैं तो डिसैलिनेशन प्लांट्स यानी समंदर के पानी को पीने लायक बनाने वाले प्लांट्स बंद हो जाएंगे और पूरे देश में एक मानवीय संकट खड़ा हो जाएगा। इन सब के बावजूद ट्रंप खुलेआम कह रहे हैं कि हम इन ठिकानों पर हमले करेंगे। किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष युद्ध के दौरान कम से कम कागजों पर ही सही, लेकिन हमेशा ये दावा जरूर करता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन कर रहा है। क्या ट्रंप को अंतर्राष्ट्रीय कानून या युद्ध अपराध से जुड़े मुकदमों की कोई परवाह ही नहीं है? हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकारों से बात की और उनसे पूछा कि अगर हमले हुए तो क्या आगे चलकर ट्रंप और उनकी टीम पर युद्ध अपराध के मुकदमे भी हो सकते हैं? जो धमकियां दे रहे हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करेंगे, वो गैर कानूनी है बाय इंटरनेशनल लॉ कि आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला नहीं कर सकते हैं, वो वॉर क्राइम्स है। और उसके बदले में यहाँ पे एक बहुत बड़ा आप कहिए कि एपिसोड हो गया अमेरिका में कि जो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ ने आर्मी के चीफ को फायर कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जॉर्ज रैंडी जॉर्ज को उन्होंने फोर्स कर दिया कि वो रिटायर करें, हालांकि 3 साल की सर्विस बाकी थी, क्योंकि ही रिफ्यूज टू डू 2 थिंग्स। एक कि वॉर क्राइम्स हम नहीं करेंगे, ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डिलिबरेटली नहीं टारगेट करेंगे, और दूसरी चीज हम जो है सो हमारे सोल्जर्स को ग्राउंड इन्वेजन नहीं करेंगे, इससे बहुत मारे जाएंगे। पीट हेग्सेथ ने एक बहुत बड़ा वॉर क्राइम ये किया, देखिए डबल टैप कहते हैं, जो इजराइल बार बार करता है। तो इजराइल क्या करता था गाजा में कि एक हॉस्पिटल पे या स्कूल पे या किसी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बम फेंक देता है, जहाँ पे बहुत सारे सिविलियंस मारे जाते, तो वो एक वॉर क्राइम है ही। लेकिन जब उसको जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स जो कहते हैं ना कि फायरमैन और डॉक्टर्स वगैरह जो भाग के आते हैं नर्सेस, फिर इसके बाद 10, 15, 20 मिनट के बाद दोबारा बम कर देता है, ताकि ये डॉक्टर्स, फायरमैन, इंजिन्स वो भी मर जाए, ताकि दूसरी बार जब वो बम फेंकेगा तो रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं होगा। तो ये बहुत ही क्रूड, इनह्यूमन, बहुत ही मतलब ऐसी पॉलिसीज हैं जिसके साथ बाज लोग फखर से कहते हैं कि वी स्टैंड विद इजराइल। ये पॉलिसीज हैं उनके। इतनी मतलब दुनिया में कोई लॉ ही नहीं रहा, लॉ तो छोड़ दिए, इंसानियत ही नहीं रही। तो ये डबल टैप पीट हेग्सेथ ने वो ब्रिज पर किया ईरान में। पहले ब्रिज को गिराया और फिर जब रेस्क्यूअर्स आए तो उन पे बम मार दिया। तो उससे फौजी बहुत चिढ़ गए, बिकॉज दे डोंट वांट टू डू दिस। तो 3 जनरल्स अलग फायर किए उन्होंने, क्योंकि दे हैव रिफ्यूज्ड टू कमिट वॉर क्राइम्स। तो अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया कि हम 48 घंटे के बाद पावर प्लांट्स और ब्रिजेस को जाएं, वो वॉर क्राइम, वो इंसाइट कर रहे हैं अपनी फौज को वॉर क्राइम्स करने के लिए। यहाँ पे डिबेट शुरू हो गया है, कई लोग कर रहे हैं। इनफैक्ट मार्जोरी टेलर ग्रीन जो खुद रिपब्लिकन है, उसने तो इसको बहुत निंदा की है कि ये बहुत ही घटिया किस्म की पॉलिसीज है, ये डेस्पिकेबल है, वॉर क्राइम्स है। तो राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं इसमें से, उनको समझ में नहीं आ रहा कि निकल कैसा। जंग तो इन्होंने शुरू कर दी, अब जंग ये खत्म नहीं कर सक रहे। तो अब जंग के अपडेट्स जानने के लिए न्यूज रूम चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को समझौता करने के लिए मंगलवार की रात 8 बजे तक की मोहलत दी है, लेकिन उसके पहले ही इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला बोल दिया है। इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े नेचुरल गैस फील्ड साउथ पार्स में स्थित एक पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया है।
हमला ऐसे समय में हुआ है जब ट्रंप ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले पर रोक लगा रखी है और ईरान अमेरिका के बीच शांति समझौते पर बातचीत चल रही है। ऐसे में इजराइल का यह हमला शांति की कोशिशों को नाकाम कर सकता है। पिछली बार इसी साउथ पार्स पर इजराइल के हमले के बाद ट्रंप ने नाराजगी जताई थी और कहा था कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने इस तरह के हमले रोकने को भी कहा था, लेकिन इजराइल ने फिर से इस क्रिटिकल गैस फील्ड को निशाना बनाया है। बीबीसी के मुताबिक ईरान के कुल पेट्रोकेमिकल का आधा प्रोडक्शन इसी एक प्लांट से होता था। हमले की कंफर्मेशन देते हुए इजरायली मिलिट्री के एक स्पोक्सपर्सन ने बताया कि बातचीत के बावजूद ईरान को हमलों से कोई छूट नहीं मिलेगी, यानी इजराइल से साफ कर दिया है कि वो ईरान पर बड़े हमले करना जारी रखेगा। इजराइल ने ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को IRGC के इंटेलिजेंस चीफ माजिद खातमी को मार गिराया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक्स पर इसकी घोषणा की, लिखा कि खातमी IRGC के सबसे सीनियर कमांडर्स में से एक थे। इजराइल ने माजिद खातमी पर दुनिया भर में आतंकवादी हमलों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, साथ ही ईरान के इंटरनल प्रोटेस्ट को दबाने और ईरानी नागरिकों की निगरानी करने का जिम्मेदार भी ठहराया। IRGC ने भी एक स्टेटमेंट जारी कर माजिद खातमी की मौत की कंफर्मेशन दी। बीबीसी के मुताबिक माजिद खातमी को पिछले साल जून में IRGC का इंटेलिजेंस चीफ बनाया गया था, जब 12 दिनों की जंग के दौरान इजराइल ने तत्कालीन चीफ मोहम्मद काजिमी को मार गिराया था। इजराइल ने खुद्स फोर्सेस के स्पेशल ऑपरेशन के कमांडर असगर बागेरी को भी मारने का दावा किया है। असगर बागेरी को इजराइल समेत दुनिया भर में कई हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। साथ ही दावा किया कि बाघेरी ने पर्सनली सीरिया इजराइल बॉर्डर पर उसके सैनिकों पर हमला करने वाले ऑपरेशन चलाए थे। इधर ईरान ने इजराइल के हाइफा शहर की एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर हमला किया है। इजरायली अधिकारियों ने कंफर्म किया है कि हमले में 4 लोग मारे गए हैं। मृतकों में 2 महिलाएं और एक 80 साल के बुजुर्ग शामिल हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी समय के अनुसार सोमवार दोपहर का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ईरान में अमेरिकी एयरफोर्स के पायलट को ढूंढने के लिए चलाए गए ऑपरेशन पर बातचीत कर सकते हैं। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। बड़ी खबर यहीं तक। अब बारी है सुर्खियों की। जर्मनी में 1 जनवरी 2026 से कानून लागू हुआ है। नाम है मिलिट्री सर्विस मॉडर्नाइजेशन एक्ट। कानून लागू होने के 4 महीने बाद अब इसे लेकर के बवाल शुरू हो गया है। हुआ ये कि कानून के एक नियम के बारे में लोगों को अब जाकर के पता चला। नियम कहता है कि 45 साल तक के पुरुषों को अगर लंबे समय तक विदेश में रहना है तो उन्हें इसके लिए सेना से इजाज़त लेनी होगी। ये नियम अब तक कानून की तकनीकी बारीकियों में छिपा हुआ था, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। 3 अप्रैल को जर्मनी के एक अखबार फ्रैंकफर्टर रूनशाओ ने पहली बार इसका खुलासा किया, जिसके बाद से इसका विरोध शुरू हो गया है। आलोचकों का कहना है कि इससे लाखों लोग प्रभावित होंगे जो पढ़ाई, नौकरी या किसी और काम के सिलसिले में विदेश में रह रहे हैं। वहीं पूरे विवाद पर सरकार का कहना है कि सेना को मजबूत बनाने के मकसद से ये नियम लाया गया है। कानून लागू करते समय सरकार ने बताया था कि वो सेना में एक्टिव जवानों की संख्या बढ़ाना चाहती है। फिलहाल जर्मनी की सेना में लगभग 1,80,000 जवान हैं। सरकार ने 2035 तक इसे बढ़ा करके 2,60,000 करने का लक्ष्य रखा है। सेना में सर्विस से जुड़े नए कानून में और भी कई अहम बदलाव किए गए हैं, जैसे 18 साल का होने पर सभी पुरुषों को एक क्वेश्चनर भरना होगा और इसमें कई सवालों के जवाब देने होंगे। इसके अलावा 2027 से सभी पुरुषों का फिटनेस असेसमेंट मैंडेटरी कर दिया जाएगा, अनिवार्य कर दिया जाएगा, जिससे ये पता लगा जा सके कि वो सेना में सर्विस देने के लिए सुटेबल हैं या नहीं। जर्मनी की संसद में दिसंबर 2025 में यह कानून पास हुआ था। तब रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने यह भी कहा था कि अगर इस कानून से भी सेना के लिए पर्याप्त संख्या में लोग नहीं मिलते हैं तो सरकार सभी के लिए मिलिट्री सर्विस मैंडेटरी करने पर भी विचार कर सकती है। जर्मनी में 2011 तक सेना में सर्विस मैंडेटरी थी बाय द वे। इसके बाद इसको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन अब सेना में लोगों की कमी महसूस की जा रही है। खासकर रूस के बढ़ते खतरे और नेटो से निकलने की ट्रंप की धमकियों के बाद यूरोपीय देश अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी पर फिर से काम कर रहे हैं। सेना में एक्टिव जवानों की संख्या बढ़ाना भी इसी का एक हिस्सा माना जा रहा है। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लैलेंड टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।